हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम हमारा दूसरी यूनिट का जो चैप्टर है वो है इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट। इसका एक कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या है, जब कभी भी कोई रोड प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तब उसमें कुछ सर्वे किए जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिनका हमको कंसीडरेशन में ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं पूरे रोड प्रोजेक्ट को। तो इस चैप्टर में क्या क्या रहेगा पहले ये देखते हैं। इसमें कई सर्वे हैं: रिकॉग्निसेंस सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे एंड लोकेशन सर्वे फॉर अ रोड प्रोजेक्ट, डिटेल्ड सर्वे फॉर क्रॉस ड्रेनेज एल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन। रिकॉग्निसेंस सर्वे क्या है, प्रिलिमिनरी सर्वे क्या है, लोकेशन सर्वे क्या है, वो हम इस लेक्चर में कवर नहीं कर रहे हैं। इस चैप्टर में जो हम पॉइंट सबसे पहले कवर करना चाह रहे हैं वो है रोड अलाइनमेंट। तो आज हम बात करेंगे रोड अलाइनमेंट पर। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट है: फिक्सिंग द अलाइनमेंट ऑफ रोड, फैक्टर्स अफेक्टिंग रोड अलाइनमेंट, ड्राइंग्स रिक्वायर्ड फॉर रोड प्रोजेक्ट, की मैप। ये अभी हम आज कवर नहीं करने वाले हैं। तो हम सिर्फ क्या कवर कर रहे हैं: फिक्सिंग द अलाइनमेंट ऑफ रोड, फैक्टर्स अफेक्टिंग अलाइनमेंट ऑफ रोड। इनको सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो हम आज रोड अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। रोड अलाइनमेंट क्या है, रोड अलाइनमेंट कैसे होते हैं, रोड अलाइनमेंट डिसाइड करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रोड अलाइनमेंट के समय क्या नहीं होना चाहिए, रोड अलाइनमेंट किन किन चीजों को प्रभावित करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। रोड अलाइनमेंट को हिंदी में संरेखण कहा जाता है। तो ये क्या होता है रोड अलाइनमेंट, आइए इस पर बात करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं हमारी रोड अलाइनमेंट में हाईवे अलाइनमेंट के बारे में। तो हाईवे का अलाइनमेंट या रोड अलाइनमेंट ये एक ही बात है। सो द पोजीशन ऑफ सेंटर लाइन, यहां देखिए आप, द पोजीशन और लेआउट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द अलाइनमेंट। जो भी सेंटर लाइन होती है किसी भी हाईवे की, वो उसका अलाइनमेंट कहलाता है। ठीक है ना। अलाइनमेंट को हिंदी में संरेखण कहा जाता है, जिसको हम आसान भाषा में समझे तो एक सीध, जिसको हम अपनी सामान्य चलती फिरती भाषा में करते हैं कि सीध में होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन क्या, दैट इज द अलाइनमेंट। सो द पोजीशन और लेआउट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ हाईवे ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड अलाइनमेंट। इसको हम साधारण भाषा में ये कह रहे हैं कि ये सेंटर लाइन है। ठीक है ना। ये बीच में हमारी सेंटर लाइन की स्थिति को बताता है। इट इंक्लूड्स स्ट्रेट पाथ, हॉरिजॉन्टल डेविएशन एंड कर्व्स। इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है: इसमें आपका सीधा रास्ता, स्ट्रेट पाथ, इसके अलावा आपका हॉरिजॉन्टल डेविएशन, जो कि हॉरिजॉन्टली आप मूव करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर उसमें जो कर्व्स होते हैं, कर्व्स आप जानते हैं, आप दो तरह के कर्व्स होते हैं: हॉरिजॉन्टल कर्व एंड वर्टिकल कर्व। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि ड्यू टू इम्प्रॉपर अलाइनमेंट द डिसएडवांटेजेस आर। यदि आपका अलाइनमेंट सही नहीं है तो आपके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? आपके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन। स्वाभाविक सी बात है, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और आपने अलाइनमेंट उसका सही चूज नहीं किया है, आपने लंबाई उसकी बढ़ा दी है, उसकी दूरी बढ़ा दी है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने की, तो वो कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज द मेंटेनेंस कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन के साथ बढ़ेगा, जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा वहां उसका भविष्य में उतना मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगा। इसके बाद एक इंक्रीज इन व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट। अब आप कहो साहब मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैंने तो रोड बना दी, मुझे व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट से क्या लेना देना है? नहीं, इट्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर या हाईवे इंजीनियर कि इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट नहीं बढ़ना चाहिए, किसी पॉइंट पर जाना था एक जगह से दूसरी जगह, वो कम से कम रास्ते से जाया जा सकता था, किंतु आपका जो अलाइनमेंट था वो इतना सही नहीं था कि आपने इतना इम्प्रॉपर अलाइनमेंट रखा कि उस पॉइंट तक जाने के लिए
व्हीकल को बहुत ज्यादा घूमना पड़ा, तो ज्यादा घूमेगा तो फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा, उसके टायर्स का वियर एंड टियर होगा, उसके मशीनरी पार्ट्स गिरेंगे, ये सारे व्हीकल ऑपरेशन में आते हैं। अननेसेसरी व्हीकल को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, और जब व्हीकल ज्यादा ट्रेवल करेगा तो वो इंक्रीज इन एक्सीडेंट कॉस्ट, वो एक्सीडेंट प्रोन्ड भी होगा। छोटी जगह के लिए आपने बड़ा घुमावदार रास्ता बना दिया है तो एक्सीडेंट को प्रोन करेगा। आपने देखा होगा ज्यादातर एक्सीडेंट्स कहाँ पर होते हैं? कर्व्स पर होते हैं, ठीक है ना? क्यों होते हैं कर्व्स पर एक्सीडेंट? क्योंकि सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते हैं और सभी लोग कर्व पर बड़ी तेजी से घूमते हैं, इस कारण से फ्रंट कॉलिजन होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। Once the road is aligned and constructed, it is not easy to change the alignment due to increase in cost of adjoining land and construction of costly structure. इसमें सबसे बड़ी समस्या है, एक बार आपने अलाइनमेंट डिसाइड कर दिया, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यदि आप उसका अलाइनमेंट चेंज करेंगे तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली अफेयर हो जाएगा। आपको उसको चेंज करने के लिए पूरे का पूरा फिर से बेस तैयार करना पड़ेगा, उतनी लैंड एक्वायर करना पड़ेगी और उसका कंस्ट्रक्शन बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम टाइम यदि सड़कों की चौड़ाई भी बढ़ाई जाती है तो उनका अलाइनमेंट बहुत कम ही बार ऐसा होता है कि चेंज किया जाता है, या बड़ा छोटा सा पोर्शन में चेंज किया जाता है। कभी ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि एक बार में अलाइनमेंट कहीं कुछ और था, फिर दूसरी बार रोड बनी तो अलाइनमेंट कुछ और हो गया, तीसरी बार रोड बनी तो अलाइनमेंट कुछ और हो गया। नहीं, रोड की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, रोड का अपग्रेडेशन होता जाएगा। हो सकता है कि वो डिस्ट्रिक्ट रोड से मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो जाए, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से स्टेट हाईवे में हो जाए, स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे में हो जाए, इनफैक्ट नेशनल हाईवे से एक्सप्रेस वे हो जाए। लेकिन मैक्सिमम टाइम कोशिश ये रहती है कि उसका अलाइनमेंट वही रहे जो कि पहले से डिसाइड किया गया है। सो अलाइनमेंट, to change the alignment is not a easy task, it's a very difficult task and it's a very costly affair. So we have to remember this point at the time of deciding the alignment, all factors which is necessary to be considered. ये देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, एक पिक्चर, डायग्राम नहीं कहना चाहिए, पिक्चर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन 90 डिग्री पर मैच कर रहा है, देख रहे हैं आप? तो ये यहाँ से इसको विजन कितना दूर तक दिखाई दे रहा है, ये एक एक्सप्रेस वे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से आप देखिए बिल्कुल ये जो सेंट्रल लाइन से जा रहा है इसका अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट है, ठीक है ना? बिल्कुल दिस इज द अलाइनमेंट। ये बड़े इम्प्रॉपर अलाइनमेंट है, ये देखिए आप, ऐसे गाड़ियां घूम रही है, यहाँ से जाएगी तो इस गाड़ी से टकरा सकती है। ये हॉरिजॉन्टल कर्व है अननेसेसरीली, जो इसको आप स्ट्रेट बना सकते थे, ये स्ट्रेट आप देख रहे हैं, इसको स्ट्रेट की जगह उन्होंने क्या दे दिया, इस जगह आप देखिए ये कैसा दे दिया इन्होंने, अननेसेसरी कर्व। ये कर्व बहुत ज्यादा घूमा हुआ है। यहाँ देखिए ये ऐसे वबलिंग होते हुए गाड़ी जाएगी, जबकि ये स्ट्रेट सीधी जा सकती थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके अलाइनमेंट सही नहीं होने के कारण गाड़ी पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी और फिर ऊपर जाएगी, तो ये इस तरह से बबली नेचर का रहेगा, बबलिंग होगा। यहाँ पर एक्सट्रीम कर्व है, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्सीडेंट के कॉजेस क्यों बढ़ जाते हैं। कर्व पर आप ये देखिए, इधर पर यहाँ से ये व्हीकल मुड़ेगा और इस व्हीकल को मुड़ने के कारण जो दिक्कत होगी, मैं इसको स्पॉटलाइट से दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ से मुड़ेगा व्हीकल, तो आप देखिए कितना प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल सडन व्हीकल यहाँ से टर्न होगा, और यहाँ पर भी सडन टर्न होगा। ये अच्छे अलाइनमेंट्स नहीं है, कर्व बनाना पड़ता है, कर्व पर एक्स्ट्रा प्रोविजंस दिए जाते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ बबली नेचर का दे रखा है, ये देखिए यहाँ वर्टिकल कर्व दे दिया है, अननेसेसरी यहाँ पर इतना ज्यादा उसको चढ़ाई चढ़ना पड़ेगी, यानी कि इतना राइज अप है कि इतना हिली पोर्शन में भी आपने इतना सडन डाउन होगा तो यहाँ ब्रेक फेल होने के चांसेस रहते हैं। जब वो नीचे उतरेगा तो वहां पर ब्रेक फेल हो सकते हैं, क्योंकि इतना तेज स्टीप स्लोप है। ये स्लोप देखिए कितना है, और उसको ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पावर लगाना पड़ेगी, जिससे फ्यूल कंजम्पशन होगा, जिससे आपके टायर का वियर एंड टियर होगा, पार्ट्स का वियर एंड टियर होगा, ब्रेक्स अप्लाई करना होगा, और इस कारण से जो आपका व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट रहेगा। तो ये इस तरह के ये अच्छे अलाइनमेंट्स नहीं है।
तो कैसे होना चाहिए अलाइनमेंट्स? तो रिक्वायरमेंट फॉर हाईवे अलाइनमेंट्स, सो इट शुड बी शॉर्ट, इजी, सेफ एंड इकोनॉमिकल। छोटा होना चाहिए, आसान होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और मितव्ययी यानी कि इकोनॉमिकल होना चाहिए। शॉर्ट, desirable to have a short alignment between two terminal stations, मतलब दो स्टेशंस के बीच की दूरी कोशिश भर कम से कम होनी चाहिए। आप अनावश्यक दो दूरियों को बढ़ाए नहीं। एक स्टेशन यहाँ है और एक स्टेशन यहाँ है, यदि वो स्ट्रेट हो सकता है तो उसको आप स्ट्रेट रखें। आप इस स्टेशन को और इस स्टेशन को मिलाने के लिए यहाँ से ऐसे घूम के रास्ता ना बनाएं। अगर अनावश्यक इस तरह का हो रहा है तो उस अलाइनमेंट को चूज ना करें। इजी, easy to construct and maintain the road with the minimum problem, also easy for operation of vehicle। जैसा मैंने आपको बताया ना, easy to maintain the road, रोड को बनाना भी आसान हो, ऐसा ना बना दें आपकी बड़ा ही वहां पर व्हीकल को चलने में भी प्रॉब्लम हो, ऑपरेशन ऑफ व्हीकल में भी दिक्कत हो, उसको कंस्ट्रक्ट करने में भी दिक्कत हो। ये देखिए, अब यहाँ बनाने में व्हीकल को भी दिक्कत हुई होगी चढ़ाने में। कई बार मजबूरी रहती है कि वो टोपोग्राफिकल कंडीशन के कारण इस तरह के अलाइनमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, इस तरह के ग्रेडियंट्स। अभी जब हम आगे बात करेंगे ग्रेडियंट्स की तब वो वाली बात आएगी सामने। लेकिन अभी कोशिश ये करना चाहिए कि इट शुड बी स्ट्रेट लाइक दिस। दिस इज अवर प्राइमरी कंडीशन कि हमको स्ट्रेट बनाना है, लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। नाउ सेफ, safe enough for construction and maintenance from the view point of stability of natural hill slope embankment and cut slope, also safe for traffic operation। सुरक्षित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहाड़ के किनारे बना है, बारिश में लैंडस्लाइडिंग की कंडीशंस बन जाती हो, वहां पर मेंटेनेंस बार बार करना पड़ता हो चूंकि पानी बहुत भरता है उस जगह पर। एम्बैंकमेंट और नेचुरल हिल स्लोप जो है वहां का, वहां पर कट स्लोप की प्रॉब्लम हो सकती है और वो ट्रैफिक के लिए सेफ नहीं है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इकोनॉमिकल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोनॉमी। इट्स, if you are engineer, so your construction should be economical। यदि आप एक इंजीनियर हैं तो आपके द्वारा बनाया गया कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे वो सड़क हो, वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। भाई आप इंजीनियर हैं तो आपको इकोनॉमी का ध्यान रखना आपकी ड्यूटी है, नहीं तो काम तो कोई भी कर देगा। फिर इंजीनियर और एक लेबरर या स्किल्ड लेबरर में क्या अंतर रहेगा? इंजीनियर इस बात को समझता है कि उसको कितना इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पैसे अधिक खर्च ना हो। द स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिकल। टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट शुड बी मिनिमम। मतलब ऐसा बनाया जाए कि जब बना रहे हो तब कम कॉस्ट लगे। ऐसा नहीं कि आपने छोटा तो बना दिया पर गोल गोल बना दिया तो व्हीकल कॉस्ट बढ़ गया, वहां पर ऑपरेशनल कॉस्ट, वहां गोल गोल घूमेगा वो। मेंटेनेंस कॉस्ट, आपने शुरू में तो कॉस्ट बचा ली पर बाद में गड्ढे हो गए। तो इस तरह से बनाना चाहिए कि इनिशियल कॉस्ट कम रहे, मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहे और व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट भी कम रहे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फैक्टर्स कंट्रोलिंग अलाइनमेंट, यहां पर बात आती है फैक्टर्स कंट्रोलिंग। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स, ट्रैफिक, ज्योमेट्रिक डिजाइन, इकोनॉमिक्स, अदर कंसिडरेशन, एडिशनल केयर इन हिल रोड्स। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि हिल रोड्स पर आईआरसी की भी गाइडलाइंस चेंज होती हैं। स्टेबिलिटी, ड्रेनेज, ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड ऑफ हिल रोड्स एंड रेसिस्टिंग लैंड्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। कब? जो फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं अलाइनमेंट को, जो फैक्टर्स कंट्रोलिंग है अलाइनमेंट के, वो ये पॉइंट्स हैं। ठीक है ना? तो हम आगे देखते हैं क्या होता है ऑब्लिगेटरी पॉइंट। ठीक है, ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स, बेसिकली ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स को अगर हमें समझना है तो इस बात को ध्यान देना चाहिए कि ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जो कि उस पर एग्जाम्पल देना जरूरी है यहाँ पर ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स का, कि जहां से कोई भी व्हीकल शुरू करता है या व्हीकल खत्म होता है, यानी स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ऑब्लिगेटरी पॉइंट थ्रू विच अलाइनमेंट इज टू पास, यानी कि जहां से उस अलाइनमेंट को पास होना है, या तो हो सकता है वहां से शुरू हो रहा हो या वहां से खत्म हो रहा हो। एग्जाम्पल्स ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स में ये बात भी ध्यान रखी जाएगी कि वहां पे कोई ब्रिज साइट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां ब्रिज बनाना पड़े, ओवर ब्रिज बनाना पड़ रहा है ना, रेलवे ओवर ब्रिज बनाना पड़ रहा है। बीच में इंटरमीडिएट टाउन,
आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है तो बीच में टाउन आता हो। माउंटेन पास मतलब हिली एरिया पास होता हो, जस्ट लाइक दैट। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स थ्रू विच अलाइनमेंट शुड नॉट पास, हमारा यह है कि यहां से तो पास होना चाहिए, और ऐसा नहीं कहीं ब्रिज बना हुआ है और उसको हमारा अलाइनमेंट कवर नहीं कर रहा है, किसी शहर को छोड़ के ही निकल गया। माउंटेन पास, वहां से कोई पहाड़ी क्षेत्र है, वहां से निकलने की जगह ही नहीं है, लेकिन हमारा अलाइनमेंट हमने घुमा दिया। अब एक ऐसा भी ऑब्लिगेटरी पॉइंट कहते हैं, मतलब इसको आसान भाषा में समझे तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जहां से अलाइनमेंट को पास होना चाहिए, और दूसरा जहां से पास नहीं होना चाहिए। तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स थ्रू विच अलाइनमेंट शुड नॉट पास, जहां से पास नहीं होना चाहिए। रिलीजियस प्लेसेस, कॉस्टली स्ट्रक्चर्स, अनस्टेबल लैंड एक्सेट्रा। अब आप कहोगे रिलीजियस प्लेसेस हम कैसे जाएंगे? रिलीजियस प्लेसेस के थोड़े से दूर, आपने देखा होगा कि कभी भी रिलीजियस प्लेसेस के अंदर से कहीं बहुत बड़ा मंदिर है, मस्जिद है, ऐसा ना हो कि वहां से आप निकाल दें, फिर उस मंदिर और मस्जिद को हटाने के पीछे राइट्स हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कॉस्टली स्ट्रक्चर, कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई आप वहां से अपना रोड निकाल दें, नहीं। तो इनसे आना। अनस्टेबल लैंड, यानी कि वहां पर दलदली क्षेत्र है ना, सॉइल कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो आप वहां से अपना एरिया, अपना अलाइनमेंट पास नहीं करें। ट्रैफिक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम रोड किसके लिए बनाते हैं? हम रोड बनाते हैं ट्रैफिक के लिए। तो ट्रैफिक कैसा होना चाहिए? Origin and destination survey should be carried out in the area and desired lines be drawn, shown the trend of traffic flow. हम सड़क बनाते हैं ट्रैफिक के लिए, आपने ऐसा अलाइनमेंट डिजाइन कर दिया कि जहां से व्हीकल ही नहीं जाता है, तो उस अलाइनमेंट का क्या मतलब रहेगा? तो हमें इस बात की स्टडी करना चाहिए कि ट्रैफिक का ओरिजिन कहाँ से होता है, और उसका डेस्टिनेशन या टर्मिनल पॉइंट कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, उसका सर्वे पहले किया जाता है। और उस सर्वे के अनुसार ही हमें अपना ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमारा अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, कि यहाँ से यहाँ तक ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है तो हमको वो मैक्सिमम एरिया कवर करना चाहिए जहां पर लोग जाते हैं। मतलब ट्रैफिक फ्लो के ट्रेंड को स्टडी करके हमें अपना अलाइनमेंट डिसाइड करना चाहिए। फिर बात आती है, न्यू रोड टू बी अलाइंड शुड बी केप्ट इन व्यू द डिजायर्ड लाइंस, ट्रैफिक फ्लो पैटर्न्स एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। हमको नया रोड बनाना है, तो नए रोड के लिए हमको डिजायर्ड लाइंस, ट्रैफिक फ्लो पैटर्न की हमें स्टडी करना चाहिए, और फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं उस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में भी ये अलाइनमेंट फ्रूटफुल रहे। ऐसा ना हो कि अभी तो आपका काम है, बाद में कोई जगह लोकेशन शिफ्ट हो गई तो वो आपका अलाइनमेंट रखा रह गया, उस रोड से कोई जाते ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ज्योमेट्रिक डिजाइन, इसका एक सेपरेट चैप्टर है, हम उस पर बात करेंगे। So design factors such as gradient, radius of curve and side distances also govern the final alignment of the highway. ये सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे कि ग्रेडियंट कैसा होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्व, ये सब किसको गवर्न करती हैं? फाइनल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे को या रोड अलाइनमेंट को, ये सारी चीजें गवर्न करती हैं। ग्रेडियंट शुड बी फ्लैट एंड लेस देन रूलिंग ग्रेडियंट और डिजायर्ड ग्रेडियंट। अभी चूंकि आपने ग्रेडियंट नहीं पढ़ा है, इसलिए इस बात पर भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। हम सीधे बात करते हैं इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है ना। आप जब आगे मैं आपको ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ाऊंगा तो आपको अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी। अभी बस आप इसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें अपने आप में एक एक टॉपिक है, और इस टॉपिक को हम सेपरेटली डील करेंगे, बराबर है। तो अब इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी क्या है? Alignment finalized based on the total cost, including initial cost, maintenance and cost vehicle operation cost। ये बात हम कर चुके हैं। इकोनॉमी ही इंपॉर्टेंट है, बनाते समय भी रहे, मेंटेनेंस करते समय भी रहे, और व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट भी करते समय उसकी इकोनॉमी मेंटेन रहे। अदर कंसिडरेशंस, the very important consideration is the drainage consideration and the political consideration. ड्रेनेज कंसिडरेशन, ड्रेनेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि पानी आपके सड़क में चला गया तो वो सड़क आप कितनी भी अच्छी बनाए, कितना अच्छा मटेरियल यूज करें, वो अच्छी सड़क नहीं रहेगी। आप अपने दैनिक जीवन में देखिएगा, हर वो सड़क जहां पर पानी भरता है, जहां पानी का भराव होता है, जहां पर इम्प्रॉपर ड्रेनेज है, वो सड़क खराब हो जाती है। इसीलिए हमको ड्रेनेज का ध्यान बहुत रखना है।
पॉलिटिकल कंसिडरेशन, पॉलिटिकल कंसिडरेशन इस चीज को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? पॉलिटिकल कंसिडरेशन मींस वहां की पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है, वहां पर कई बार क्या होता है कि वहां पर सड़क नहीं है पर पॉलिटिकल इश्यूज के कारण वहां सड़क बनाना पड़ती है आपको। इसके अलावा पॉलिटिकल कंसिडरेशन ये भी कहता है कि वहां पर प्रभाव किस तरह की जनता का है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना पड़ती है। सरफेस वाटर लेवल एंड हाई फ्लड लेवल, किस सरफेस वाटर लेवल, वहां पर सरफेस वाटर लेवल क्या है, और एचएफएल हाई फ्लड लेवल क्या है, वहां कितने तक पानी भर जाता है। पता चला कि बारिश में आपकी पूरी सड़क पानी में डूब गई क्योंकि आपने एचएफएल का ध्यान ही नहीं रखा था। एचएफएल का ध्यान भी हमको रोड अलाइनमेंट के समय रखना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द एनवायरमेंटल कंडीशन कंसिडरेशंस या कंडीशंस, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, वहाँ किस तरह की रोड है, और हमको किस तरह का कंस्ट्रक्शन अडॉप्ट करना चाहिए जो कि हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली और सस्टेनेबल रहे। ठीक है। टोपोग्राफिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है ना, ये टोपोग्राफी कंट्रोल पॉइंट्स में आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि द अलाइनमेंट, जस्ट अ मोमेंट, द अलाइनमेंट वेयर पॉसिबल शुड बी अवॉइड पासिंग थ्रू, कहां से नहीं निकलना चाहिए, आपका अलाइनमेंट कहां से नहीं निकलना चाहिए, मार्शी एंड लो लेइंग लैंड विथ पुअर ड्रेनेज, जहां ड्रेनेज ना हो, नीचे का लो लेइंग एरिया हो और मार्शी एरिया हो। फ्लड प्रोन एरियाज, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र या बाढ़ संभावित क्षेत्र जहां पर बाढ़ आती हो, वहां से आपका अलाइनमेंट नहीं निकलना चाहिए। अनस्टेबल हिली फीचर्स, जहां पर हिल्स के फॉल डाउन होने के चांसेस रहते हो, लैंडस्लाइडिंग लैंडस्केपिंग होती हो, वहां पर आपका रोड अलाइनमेंट पास नहीं होना चाहिए। मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, हमको अलाइनमेंट डिसाइड करते समय डीप कटिंग अवॉइड करनी चाहिए। एक थंब रूल याद रखिएगा, सड़क हमेशा एम्बैंकमेंट में बनाने की कोशिश करना चाहिए जब तक कि अत्यंत आवश्यक ना हो, और कटिंग और बैंकिंग की क्वांटिटी इस प्रकार से होना चाहिए कि द क्वांटिटी ऑफ कटिंग शुड बी इक्वल्स टू द क्वांटिटी ऑफ बैंकिंग, जितनी कटाई करे उतनी भराई हो या उसके ही आसपास हो, अदरवाइज आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो डीप कटिंग शुड बी अवॉइडेड, यानी कटिंग को अवॉइड करना है। अर्थवर्क इज टू बी बैलेंस्ड, क्वांटिटी ऑफ फिलिंग एंड एक्सकावेशन, यानी क्वांटिटी ऑफ कटिंग और क्वांटिटी ऑफ बैंकिंग कैसी होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हालांकि वो ऐसा संभव नहीं होता, इट्स अ स्टैंडर्ड कंडीशन, बट वी हैव टू ट्राई टू मेंटेन द कटिंग क्वांटिटी of cutting should be equal to the quantity of banking or nearer. Alignment should be preferably through better soil area to minimize pavement thickness. ऐसे एरिया से निकले जहां पर सॉइल की बीयरिंग कैपेसिटी अच्छी हो, सॉइल की रेसिस्टिविटी अच्छी हो, तो हम पेवमेंट की थिकनेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। लोकेशन में बी नियर सोर्स ऑफ एम्बैंकमेंट एंड पेवमेंट मटेरियल्स। यस, कोशिश ये करना चाहिए कि आपका अलाइनमेंट ऐसे पास हो जहां से आपको मटेरियल इजीली मिल जाए। यदि आपको मटेरियल इजीली नहीं मिलेगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी। तो आपके पास क्वेरी चार्ट आप बना लें, क्वेरी चार्ट मतलब खदानों का चार्ट, की खदाने पास में है, कहां से जो हमारा मटेरियल है पेवमेंट का, जैसे मिट्टी है, गिट्टी है, दैट मीन सॉइल एंड एग्रीगेट, वो इजीली अवेलेबल है उस एरिया में, या ऐसा तो नहीं है कि वहां से एग्रीगेट है ही नहीं, बहुत दूर से एग्रीगेट मंगाना पड़ेगा, तो बड़ा ही कॉस्टली अफेयर हो जाएगा, आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो लोकेशन में भी नियर सोर्स ऑफ एम्बैंकमेंट यानी फिलिंग के लिए, और पेवमेंट मटेरियल्स, इसका जो मटेरियल है वो पास में होना चाहिए, उसका सोर्स होना चाहिए। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी अ कॉमन प्रॉब्लम इन हिली एरियाज, रोड्स एंड लैंड स्लाइडिंग। हिली रोड्स में क्या है, लैंड स्लाइडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वही उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। द कटिंग एंड फिलिंग ऑफ अर्थ ऑफ कंस्ट्रक्ट of the roads in hilly sites causes steeping of existing slope and affects its stability। मतलब हमारी स्टेबिलिटी कैसे कवर होगी, हमको लैंड, जब हम हिली एरियाज का अलाइनमेंट सेट करेंगे तो मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि द कटिंग एंड फिलिंग ऑफ द अर्थ कंस्ट्रक्ट ऑफ द रोड ऑन द हिली साइड्स कॉजेस स्टीपिंग एक्सिस्टिंग
स्लोप एंड अफेक्ट द स्टेबिलिटी। आपकी कटिंग और फिलिंग की कंडीशन उसके स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगी। ड्रेनेज, अवॉइड द क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर। क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? क्रॉस ड्रेनेज, ड्रेन क्या होता है? मान लीजिए वहां से कोई रिवर निकल रही है, वहां से कोई कैनाल निकल रही है जो कि वाटर को फ्लो करके निकल रही है, और मानिए वहां से कोई एक नाला भी निकल रहा है ओपन, जो कि वेस्ट को लेके जा रहा है, वो रोड आपकी वहां पर कट कर रही है, उसको क्रॉस कर रही है, तो वहां पर आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं? क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर कहते हैं कल्वर्ट एंड ब्रिजेस, पुलिया और पुल। ये हमारे क्या है? क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स। हमारे उसमें क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स कम से कम होने चाहिए। यदि क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स बहुत अधिक होंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कोशिश ये करना चाहिए कि क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर कम से कम हो। और यदि आपको क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स बनाने भी पड़ रहे हैं और ऐसा कहीं से क्रॉस हो रहा है, तो आपका अलाइनमेंट उनको 90 डिग्री पर कट करना चाहिए। आप कभी भी उनको तिरछा ना करें, और ऐसी जगह आपका रोड क्रॉस करे जहां पर दूरी कम हो। मतलब आपकी मान लीजिए कोई नदी है, आप उसको क्रॉस करना है, तो जहां पर नदी की चौड़ाई सबसे कम हो, वहां पर 90 डिग्री से पास करने से क्या फायदा होगा? आपका क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर का स्पान छोटा रहेगा, कॉस्ट बचेगी और आप जल्दी क्रॉस करेंगे। ठीक है। ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड ऑफ हिली रोड्स के लिए ग्रेडियंट, कर्व और स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा। साइड डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्व की बात करना पड़ेगी। और लास्ट में हमारा क्या था? रेसिस्टिंग लेंथ। So the total work to be done move on the loads along the route taking horizontal length. The actual difference in level between two station and some of the ineffective rise and fall in excess of floating gradient should keep as low as possible. ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे घूम घूम के जा रहे हैं, नहीं। डिफरेंस एलिवेशंस का जो है वो बहुत कम से कम होना चाहिए, साइड डिस्टेंसेस अच्छी होना चाहिए, ठीक है ना। और फ्लोटिंग ग्रेडियंट जो है, मतलब फ्लोटिंग ग्रेडियंट मतलब इजीली आपका व्हीकल मूव कर सके, ये हमें ग्रेडियंट के समय ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ हमने बातें देखी जो ग्रेडियंट से संबंधित थी, ठीक है। अब आज हम सिर्फ इतनी ही बात कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स थे और ग्रेडियंट के समय। इसके अलावा एक बात और मैं आपसे करना चाहूंगा कि ग्रेडियंट बनाते समय आपको इस बात देखना चाहिए कि अनावश्यक मोड़ ना आए, कर्व्स ना दें, अननेसेसरी आपको कर्व्स नहीं देने हैं। तो ये जो भी आपने आज वीडियो देखा, इसमें आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे कि हमें रोड अलाइनमेंट्स के समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और रोड अलाइनमेंट को क्या क्या प्रभावित करता है, क्या क्या अफेक्ट करता है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रोड अलाइनमेंट और हाईवे अलाइनमेंट। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये बात समझ में आई होगी। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं आप, और या जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है आप उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस मैं इतना ही बता रहा हूँ। तो आज रोड अलाइनमेंट का लेक्चर मैं यही खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।